हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं चैप्टर 15 ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा जी। आज हमारा टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का रिलेशन विद ईरान एंड द क्वेश्चन ऑफ कंधार। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि अगर आप अभी यहाँ से देख रहे हैं तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन इससे पहले की जो हिस्ट्री है वो जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, तभी आप पूरा इसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मुगल्स थे और जो पर्शियन थे उनके रिलेशन कैसे थे। ऑलरेडी इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो पर्शियन थे किस तरह से वो जो मुगल्स हैं उनके मतलब पहले तो वो बिल्कुल अननोन थे एक दूसरे के लिए, इतनी कोई ज़्यादा उनकी कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन फिर वो फ्रेंड्स बनते हैं। क्यों बनना पड़ता है उनको, वो सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ उज़्बेक्स की वजह से। और फाइनली हम यहाँ देखेंगे कि कंधार एक ऐसा मिडिल पार्ट था जो मुगल्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट था ही था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, लेकिन उसको पर्शियन भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो आज हम वही चीज़ें देखेंगे कि ईरान का कैसा रिलेशन था कंधार की। जब बात आती है कंधार की तो कंधार को लेके उनका जो रिलेशन था वो मुगलों के साथ कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आज आप पहली बार आइए तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। The dread of the Uzbek power was the most important factor which brought the Safavid and the Mughal together। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमने ये उज़्बेक के बारे में पढ़ा था। जो उज़्बेक्स थे ये सुन्नी मुस्लिम थे, मुगल्स भी सुन्नी मुस्लिम थे। जो उज़्बेक्स थे वो सेंट्रल एशिया में थे, और जो सफ़ाविद है ये ईरान में। तो ये जो उज़्बेक्स है ये नीचे, ठीक है ना, साउथ की साइड आके और ये जो पूरा ईरान है इसको कैप्चर करना चाहते थे, और यहाँ पर सफ़ाविद थे। सफ़ाविद से इनको इतनी नफरत क्यों थी उज़्बेक्स को, क्योंकि ये सिया मुस्लिम थे। और सिया सुन्नी की जो स्टोरी है मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ और बार बार देखते आ रहे हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये सफ़ाविद को हराना चाहते थे, इनको पूरी तरह से हटाना चाहते थे। और यही एक रीज़न बना कि जो सफ़ाविद और जो मुगल है ये ज़्यादा क्लोज आ गए, ये एक साथ हो गए। क्योंकि मुगलों की जो यहाँ पॉलिसी थी वो कोई सेक्टेरियन पॉलिसी नहीं थी कि हम सुन्नी सुन्नी एक साइड हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि जो उज़्बेक है ये वही उज़्बेक्स हैं जिन्होंने एक टाइम पे बाबर को निकाल फेंका था वहाँ से, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको पता था कि इनके साथ हाथ मिला के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम सवाविद के साथ मतलब इनके साथ रहेंगे, और ना हम ज़्यादा उज़्बेक से मतलब रखना हमने, अगर हमें परेशान करेंगे तो अटैक भी करेंगे, ऐसे था। डिस्पाइट द उज़्बेक अटैम्प्ट टू रेज एंटी सिया सेंटीमेंट अगेंस्ट ईरान, लेकिन उसके बाद भी जो उज़्बेक्स थे वो अपनी हरकतों से पीछे नहीं हट रहे थे। वो चाहते थे कि कुछ भी करके ईरान के खिलाफ हम जो ये सिया सुन्नी वाला जो ये गेम है इसको प्ले करके, और हम कुछ भी करके ना सफाविद को हराए। मुगल इनके इन पॉलिसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो सफ़ाविद और मुगलों के बीच में भी अनबन थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी जितने कि उज़्बेक्स और इन सब के बीच में, इन जो ये सफ़ाविद और मुगल है इनके बीच में चीज़ें ख़राब थी। अब यहाँ पर जो मुगल और सफ़ाविद है उनके बीच में जो ट्रबल का सबसे बड़ा जो रीज़न बनकर आएगा वो है कंधार, क्योंकि कंधार को सफ़ाविद भी चाहते थे ईरान के लोग, और इस पर क्लेम कौन करते थे, मुगल भी क्लेम करते थे। और दोनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह थी, खासकर मुगलों के लिए, क्योंकि उनके लिए एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमी की बात करें तो उस सेंटीमेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इनका ये था कि भाई यहाँ से ये पहले जो कंधार था ये उसके बाबर के पास था, है ना। तो ये बिल्कुल भी इस पे से अपना हक है जो वो खोना नहीं चाहते थे। ऊपर से ये रूट ऐसा था, जो कंधार वाला एरिया ऐसा है कि जो इनको पूरा का पूरा इनके लिए यूरोप के लिए रास्ता खोल दिया करता था अगर इन्हें ट्रेड वगैरह करना है तो। साथ में ये सी रूट से भी जुड़ा हुआ था, तो अगर आपको सी के थ्रू कोई करना है तो ये भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए कंधार मुगलों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुगल ये जो कंधार है ये एक टाइम पे जो तिमुरिड एम्पायर है, तिमुरिड एम्पायर हम सबको पता है, जो मुगल थे वो कौन सी एम्पायर से बिलोंग करते थे, तो तिमुरिड एम्पायर से बिलोंग करते थे। तो एक टाइम पे जो तिमुरिड एम्पायर है उसके कंट्रोल में था कंधार। तो इसलिए मुगल बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये किसी और की डायनेस्टी को बिलोंग करे, इसीलिए उनके लिए जो ये था कंधार था ये हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे पहले जो बाबर के कज़न वगैरह थे वो यहाँ पर रूलर थे, और फिर बाद में जो उज़्बेक्स है उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था। स्ट्रेटेजिकली कंधार वॉज अ वाइटल फॉर द डिफेंस ऑफ द काबुल। साथ में कंधार इंपॉर्टेंट था, अगर आपको काबुल को डिफेंड करना है तो ये कंधार बहुत अच्छी जगह है उसके लिए, मतलब कंधार पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। जो फोर्ट थे कंधार के वो बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्ट्स होते हैं ना उनमें माने जाते थे, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट थे। साथ में यहाँ पर जो पानी की जो सुविधाएं थी वो भी अच्छी थी, ठीक है, पानी भी इजीली यहाँ पर प्रोवाइड हो जाया करता था। सिचुएटेड एट द जंक्शन रोड लीडिंग टू द काबुल एंड द हेरात, है ना। तो ये रोड मतलब जो ये रास्ता था ये पूरा लैंड रूट को भी जोड़ता था। कंधार डोमिनेटेड द होल साउदर्न अफगानिस्तान, ऑक्यूपाइड अ पोजीशन ऑफ इमेंस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। तो अब आप समझ चुके हो कि जो कंधार है वो कितना इंपॉर्टेंट रहा है। A modern commentator has observed the Kabul Ghazni Kandahar line represented a strategic logical frontier beyond
काबुल एंड खैबर, देयर वॉज नो नेचुरल लाइन ऑफ डिफेंस। तो देखो जो ये कंधार, जो ये काबुल, गजनी और कंधार है ना, ये पूरा एक हम कह सकते हैं कि एक ये फ्रंटियर था, ठीक है ना, कि अगर इंडिया को से कोई किसी को इधर आना है, ठीक है, ये मतलब ये साउथ सेंट्रल एशिया से किसी को इधर आना है, तो ये बीच में ना ये फ्रंटियर की तरह काम करता था। तो इसीलिए इस पर मुगल चाहते थे कि उनका कंट्रोल रहे, किसी और का ना, क्योंकि अगर किसी और का कंट्रोल हो जाता है, वो सही से नहीं रोक पाया दुश्मन को, तो वो फिर उनका अगला निशाना इंडिया ही रहेगा। Moreover, the possession of the Kandahar made it easier to control the Afghan and the Baluch tribe. साथ में अगर कंधार पे मुगलों का मतलब पोजीशन रहेगा, तो वो अफगान और जो बलूच ट्राइब्स है वो उनको भी वहाँ से अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, इससे पहले कि वो इंडिया में घुसने की कोशिश करें। After the conquest of Sindh and Balochistan by Akbar, the strategic and the economic importance of Kandahar for the Mughal increased. ठीक है, सिंध को जीतने के बाद, बलूचिस्तान को जीतने के बाद, अकबर ने जब सिंध और बलूचिस्तान को जीत लिया था, उसके बाद तो अब बात करें कंधार की, तो मुगलों के लिए उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई थी। देखिए कंधार को ऐसा था नहीं सिर्फ कंट्रोल में कर लिया, उसकी जो लैंड थी काफ़ी रिच फर्टाइल प्रोविंस था, तो वहाँ पर अगर कुछ भी होगा उसे बेचा जाएगा, या फार्मिंग होगी, कुछ भी है तो वहाँ से टैक्स अच्छा आएगा, तो हर तरीके से बहुत अच्छा हो जाएगा। द ट्रेड from the Central Asia to Multan via Kandahar, hence down trade from the Central Asia to Multan, the river Indus to the sea steadily gained in importance. ऊपर से इसके आसपास रिवर्स भी थी, तो यहाँ पर ये था कि भाई अगर लैंड रूट नहीं है तो ये सी रूट से भी ट्रेड किया जा सकता है, लैंड रूट तो था ही था, साथ में सी रूट से भी किया जा सकता है। अकबर वांटेड टू प्रमोट ट्रेड ऑन दिस रूट, तो अकबर चाहते थे कि ये जो रूट है इस पर ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। एंड पॉइंटेड आउट टू अब्दुल्ला उज़्बेक इट वाज एन ऑल्टरनेटिव रूट फॉर पिलग्रिम्स एंड द गुड ट्रैफिक टू मक्का। साथ में ये जो रूट है ये मक्का तक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था पिलग्रिम्स के लिए, कि भाई उज़्बेक्स हैं वो तो जाने नहीं देंगे, तो ये रूट अच्छा। Taking all these factors into account, it would be appear that the Kandahar was not as important to the Persian as to the Mughal. देखिए इंपॉर्टेंट तो ईरानियों के लिए भी था, क्योंकि उस टाइम पे चलता क्या था, एक्सपेंशन चलता था, जितना ज़्यादा आप एक्सपेंड करोगे अपने एम्पायर को उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। लेकिन मुगलों के लिए जो इसका ये था कंधार था, ये पर्शियन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फॉर ईरान कंधार वॉज मोर एन आउटपोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन, नो डाउट, रेदर देन अ वाइटल इन आर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कहा गया है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इन द अर्ली फेज हाउएवर द डिस्प्यूट ओवर कंधार वॉज नॉट अलाउड टू इफेक्ट गुड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। देखो इतना डिस्प्यूट रहा है कंधार को लेकर, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी दोनों देशों के बीच में, ईरान और इंडिया के बीच में इस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा हालात नहीं बिगड़े थे, फिर भी दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन था। ठीक है, आगे देखते हैं। कंधार केम अंडर बाबर कंट्रोल इन 1522। तो कंधार देखिए बाबर के कंट्रोल में था 1522 में। उसके बाद जो उज़्बेक्स थे, है ना, और वह थ्रेटनिंग खुरासन बन सके। ठीक है, तो उज़्बेक्स ने भी जो खुरासन है उसका काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट है वो ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर आता है ये शाह तमशप। ठीक है, इन्होंने कंधार को कैप्चर कर लिया, और इन्होंने एडवांटेज किस बात का लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो हुमायूं की डेथ हो गई थी। जब हुमायूं की डेथ हो गई थी तो आप समझ सकते हो अगर किसी भी सुल्तान की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर कितनी ज़्यादा जो चीज़ें होती है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर हुमायूं की डेथ का एक फ़ायदा मिल गया किसको, जो ये शाह तमशप था, और इसने कंधार को कैप्चर कर लिया। अकबर made no effort to regain it till the Uzbeks under Abdullah Azak Uzbek posed a renewed threat to Iran। देखो अकबर ने इसके लिए कोई कोशिश नहीं करी थी कंधार को वापस लेने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो अकबर था वो इतना बड़ा था ही नहीं। देखो जब हुमायूं की डेथ हुई थी अकबर बहुत बड़ा थोड़ी था, तो इसीलिए उसका जो काम था वो उसके जो बैरम खान था वो संभालना था, तो उन्होंने कंधार की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जब तक ये अब्दुल्ला उज़्बेक नहीं आ गया। अब्दुल्ला उज़्बेक जब तक ईरान के लिए खतरा नहीं बन गया, और ईरान और मुगलों के लिए दोनों के लिए खतरा नहीं बन गया, तो मुगलों और ईरान ने साथ में मिलकर अब्दुल्ला उज़्बेक को हटाने को कहा कि अब इसको हटाना पड़ेगा, जब ही मुगलों ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था कंधार को। ठीक है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कंधार वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन अकबर एंड उज़्बेक टू पार्टीशन द पर्शियन एम्पायर एज सम मॉडर्न हिस्टोरियन हैव बीन आर्ग्यूड। देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उज़्बेक्स ने, जो अब्दुल्ला उज़्बेक है, उसने अकबर के सामने ये अग्रीमेंट रखा था कि भाई अगर हम दोनों मिलके हम कंधार को और हम ये जो ईरान है इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर सारा रूल हमारा हो जाएगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि अकबर ने ना उनकी इस चीज़ को सुन के मान के ही ये कंधार को कैप्चर किया था, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे नहीं भी मानते कि ऐसा कुछ नहीं था। अकबर ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्रंटियर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उसने कंधार को कैप्चर किया, और काफ़ी फ़ायदा तो था ही, क्योंकि अगर ये पर्शियन के हाथ में रहता तो पर्शियन के हाथ से तो अब्दुल्ला आज ना तो कल इनको छीन ही लेता। इट वॉज मोर टू स्टैब्लिश अ विएबल डिफेंसिव लाइन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट पॉसिबल उज़्बेक इन्वेजन सिंस खुरासन हैड पास्ड अंडर उज़्बेक। क्योंकि देखो जो उज़्बेक है वो खुरासन के काफ़ी सारे पार्ट को वो धीरे धीरे वो अपने अंडर लेते जा रहे थे, तो एक टाइम पे आके वो कंधार को भी ले जाते, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, अकबर ने कंधार को जल्दी से जल्दी उनसे छीन लिया।
रिलेशन बिटवीन ईरान एंड द मुगल कंटिन्यू टू बी कॉर्डियल डिस्पाइट द मुगल कॉन्क्वेस्ट ऑफ कंधार। देखो जब कंधार मुगलों के हाथों में चला गया उसके बाद भी जो मुगल्स थे और जो ईरान के लोग थे उन दोनों के बीच का जो रिलेशन था काफ़ी ठीक था। ठीक है, अब यहाँ एक रूलर आते हैं शाह अब्बास फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड है 1588 से 1629। ये एक सबसे बड़े ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं सफाविद डायनेस्टी के। इन्होंने अच्छे रिलेशन बना के रखे किसके साथ? मुगलों के साथ। रेगुलर एक्सचेंज होता था एक दूसरे के राजदूत का, और जो बड़े बड़े गिफ्ट होते हैं मतलब अच्छे अच्छे कॉस्टली गिफ्ट होते हैं उन सब के बीच में ये इस टाइम पे शाह अब्बास तो ईरान में था और इंडिया में किसकी रूलिंग चल रही थी, यहाँ पर कौन रूलर था? तो वो था जहांगीर। दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन थे। शाह अब्बास ने यहाँ पर साथ में, देखो जहांगीर से तो उसके रिलेशन थे ही, लेकिन साथ में जो डेक्कनी स्टेट्स थे, अब देखो डेक्कनी स्टेट्स को इंडिया से बाहर तो थे नहीं, इंडिया के अंदर ही थे, जहाँ पर जो धीरे धीरे मुगल्स थे वो भी जमना चाह रहे थे कि हाँ हम यहाँ यहाँ मतलब अच्छा बना के रखें। तो शाह अब्बास ने ये डेक्कनी स्टेट्स है इनके साथ भी अच्छे कमर्शियल रिलेशन बना के रख रखे थे, और इस बात से जहांगीर को कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो आप समझ सकते हो कि शाह अब्बास और जहांगीर के रिलेशन कैसे रहे होंगे। किसी को भी एक दूसरे से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डर नहीं था। यहाँ तक कि ऐसा देखा गया है कि जो कोर्ट था, जहांगीर का जो कोर्ट था उसमें एक पोर्ट्रेट था जिसमें जहांगीर और अब्बास, ठीक है ना, शाह अब्बास, दोनों एक साथ गले लगे हुए खड़े हैं और दोनों के पैरों में दिखाया है कि मतलब कि दुनिया उनके पैरों में, इस तरह से एक जो पोर्ट्रेट है वो बनाया गया है। बात करें कल्चर की तो दोनों के टाइम में देखिए कल्चर काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज हुआ है। जब कोई दो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, दो अलग अलग कल्चर मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें एक नई चीज़ देखने के लिए मिलती है। ऊपर से नूरजहाँ का रोल हमने देखा ही है शाहजहाँ के टाइम, उस सॉरी जहांगीर के टाइम पे। नूरजहाँ का जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो खुद पर्शियन थे, तो नूरजहाँ पर पहले से बहुत इन्फ्लुएंस था पर्शियन कल्चर को लेके। तो नूरजहाँ की हेल्प से और जहांगीर का जो ये वाला टाइम था, यहाँ पर पर्शियन को काफ़ी एक्टिवली यहाँ पर देखा गया है कि काफ़ी हम कहेंगे इन्वॉल्वमेंट रहा है और काफ़ी उसको प्रमोट किया गया है। बट द अलायंस प्रूव टू बी मोर यूजफुल टू शाह अब्बास। लेकिन जो ये अलायंस था ना जहांगीर के और शाह अब्बास के बीच का, इसमें जो ज़्यादा फायदा मिल रहा था वो शाह अब्बास को मिल रहा था। ठीक है, जहांगीर को उतना फायदा नहीं था यहाँ पर। Uzbek chief he felt secure in the friendship of his brother Shah Abbas. In 1620 Shah Abbas sent an polite request for the restoration of Kandahar. अब वही है, जहांगीर तो ये सोच के बैठा था कि भाई शाह अब्बास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो शाह अब्बास अब देखो अपनी औकात दिखाने वाला है यहाँ पर। तो हुआ क्या, 1620 में शाह अब्बास ने एक पोलाइट मतलब बहुत ही अच्छे से पोलाइटली एक रिक्वेस्ट भेजी कि हम ना कंधार को वापस से रीस्टोर करना चाहते हैं। जब ये कंधार किसका है? वो तो मुगलों का है, तो भाई फिर तुम क्यों ऐसी रिक्वेस्ट भेज रहे हो? और अगर वो ऐसा नहीं करेगा जहांगीर तो शाह अब्बास उस पर अटैक कर देगा। तो जहांगीर को ये देख के बड़ा सरप्राइज हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया वो कि भाई ये तो मैं इसे अपना अच्छा दोस्त मानता था। अब इस लड़ाई के लिए जहांगीर कहीं से कहीं तक तैयार भी नहीं था। हेस्टी प्रिपरेशन फॉर द रिलीफ ऑफ कंधार वर अंडरटेकन बट द प्रिंस शाहजहां पुट फॉरवर्ड इम्पॉसिबल डिमांड बिफोर ही वुड मार्च। अब यहाँ पर हमने देखो 2 लेक्चर से पहले हमने जब शाहजहां के बारे में पढ़ा था तो हमने यही देखा था कि जहांगीर के और शाहजहां के रिलेशन इस टाइम पर अच्छे नहीं थे, और इसी टाइम पे जो कंधार है वहाँ पर ये पर्शियन वाले ये जो शाह अब्बास से अटैक करने को बैठा था बिल्कुल कि मैं अटैक कर दूंगा। तो जहांगीर अपने बेटे को भेजता है शाहजहां को कि आप वहाँ पर जाओ और वो जो कंधार है उसको वहाँ से मतलब पर्शियन के हाथ मत आने दो। लेकिन शाहजहां को ये लगा कि जैसे ही मैं कोर्ट छोड़ के गया ना तो यहाँ पर मेरी जब प्रेजेंस नहीं रहेगी तो जो नूरजहाँ है वो जहांगीर को अपने हिसाब से चलाएगी, और मतलब कहीं ना कहीं उसको ये हो गया कि भाई अब थ्रोन पर मैं नहीं बैठने वाला जहांगीर के बाद, कुछ ना कुछ मतलब मेरे जाते ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा और मेरी जो पावर्स है वो कम हो जाएंगी। ऐसा शाहजहां को लगा, इसलिए शाहजहां कंधार को बचाने के लिए गया ही नहीं। ठीक है, और कंधार किसके पास पहुंच गया? वो पहुंच गया पर्शियंस के पास 1622 में। ऑल्दो शाह अब्बास ट्राइड टू इरेज द बिटरनेस ओवर द लॉस ऑफ कंधार बाय सेंडिंग अ लेविश एम्बेसी टू जहांगीर। अब देखो, एक तो इसने शाह अब्बास ने कंधार छीन लिया जहांगीर से, उसके बाद भी उसे छीनने के बाद भी ये चाहता था कि हम अच्छे से दोस्त बन के रहें। ठीक है, और इसकी वजह से वो क्या करता है, वो जहांगीर के पास एम्बेसी भेजता है और एक एक्सप्लेनेशन भेजता है कि मतलब हम अभी भी ये चाहते हैं कि भाई हम अच्छे दोस्त बनकर रहें। ठीक है, तो हम अच्छे दोस्त बनकर रहें, और ये चीज़ें चलती भी हैं। कोई मतलब कंधार जाने के बाद भी जो जहांगीर है और जो मतलब जो मुगल और ईरान है उनके बीच में कोई ऐसी बहुत बड़ी बैटल नहीं होगी अभी कि वो बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ जाए। जहांगीर भी मान लेता है, क्योंकि जहांगीर देखो उसको पता था कि मैं पहले से इतना परेशान चल रहा हूँ, मेरे खुद के बेटे यहाँ पर रिबेलियन में लगे पड़े हैं, मैं बाहर वालों से क्या लड़ाई झगड़ा करूँगा, तो वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता। आफ्टर द डेथ ऑफ द शाह अब्बास, अब देखो डेथ हो जाती है शाह अब्बास की कब? 1629 में। तो डिस्टर्बेंस आएगा फिर से ईरान में, है ना, कि ईरान का ही रूलर था, अब ईरान में जो रूलर है वो रहा नहीं, उसकी डेथ हो गई। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, आफ्टर बीइंग फ्री फ्रॉम द डेक्कन अफेयर, शाहजहां इंड्यूस्ड अली मर्दान खान द पर्शियन गवर्नर ऑफ कंधार टू डिफेक्ट द साइड ऑफ द मुगल्स। तो यहाँ पर अब शाह अब्बास की डेथ हो गई है, डिस्टर्बेंस हो गया बहुत ज़्यादा, और अब शाहजहां भी थोड़ा फ्री हो गया था, डेक्कन में लड़ाई झगड़े चल रहे थे उनसे। तो शाहजहां ने यहाँ पर क्या करा, जो अली मर्दान खान था, जो पर्शियन गवर्नर था कंधार का, उसको अपनी साइड कर लिया।
ठीक है। और ये मुगलों की साइड आते ही तो फिर तो कंधार किसका, फिर तो मुगलों का है, क्योंकि अली मर्दान खान को पता था कि पहले से यहाँ पर इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो मैं किसी बड़ी पावर के अंडर काम करूंगा तो ज़्यादा सिक्योर रहूंगा। तो यहाँ ऐसे ही हुआ, अली मर्दान खान शाहजहाँ के साथ मिल गया, और शाह ये अली मर्दान खान पहले से पर्शियन गवर्नर था कंधार का, तो ये मुगलों की साइड, तो इसका कंधार भी मुगलों की साइड। ठीक है। तो इस तरह से देखो ये पूरा था ईरान का रिलेशन कैसा रहा है कंधार को लेकर भारत के साथ, ये मैंने आपको यहाँ सारा बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शाहजहाँ को लेकर होगा, जो उसका वाला कैंपेन था उसको लेके। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। अगर आप इसे देखते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं तो प्लीज़ इसे 2-3 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, जो थोड़े व्यूज़ अच्छे आए, वीडियोज़ बनाने में मन लगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।